करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ पर रुझानों में एनडीए 132 सीटों पर आगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन 99 और अन्य को 7 पर बढ़तियां मिलती नजर आ रही है। पहला परिणाम दिन के 3 बजे तक आने की संभावना जताई जा रही है। सासाराम से आरजेडी के राजेश गुप्ता, करघाट सीट से कांग्रेस के संतोष मिश्रा चल रहे हैं आगे। तो दिनारा से एलजेपी के राजेंद्र सिंह 131 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं नौखा से आरजेडी की अनिता देवी 340 वोट से आगे चल रही है। लगातार एक एक अपडेट वीआईपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बीएसपी और एआईएमआईएम के पास एक एक सीट पर बढ़त। बीजेपी से नंद किशोर यादव चल रहे हैं पीछे और कांग्रेस चल रही है आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव वोटों की गिनती लगातार जारी। रुझानों में एनडीए 132 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, महागठबंधन को 99 सीटें, वहीं एलजेपी को 4 और अन्य को 9 मिलती नजर आ रही है। चलिए सीधे चलते हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, रुझानों में एनडीए 132 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं महागठबंधन यहाँ पर 99 और अन्य को 7 पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। देखिए कंचन, आपको बता दें आंकड़े थोड़े से बदलते हुए दिख रहे हैं। जदयू अभी 49 सीटों पर आगे है, भारतीय जनता पार्टी 67 सीटों पर आगे चल रही है। हम अभी एक भी सीट पर आगे नहीं है। वीआईपी 5 सीटों पर आगे चल रही है। राजद 63 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 26 सीटों पर आगे चल रही है। सीपीआई 3 सीटों पर आगे है। सीपीआईएम 4 सीटों पर आगे चल रही है और सीपीआईएमएल 13 सीटों पर आगे चल रही है। जो अभी के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक एनडीए गठबंधन 121 सीटों पर आगे है। राजद या महागठबंधन की बात कर लें तो 110 सीटों पर आगे चल रही है। तो रुझानों की अगर जहां तक बात कर लें तो इन रुझानों की चर्चा में हमारा आंकड़ा बिल्कुल सटीक बैठता हुआ दिख रहा है। जदयू 49 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 67 सीटों पर आगे चल रही है। जदयू के मौजूदा विधानसभा में 73 विधायक हैं। जो आंकड़ा सिमटता हुआ दिख रहा है वह हाफ सेंचुरी, अर्धशतक से भी कम नीचे आ चुका है। 49 सीटों पर जदयू के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 67 सीटों पर आगे चल रहे हैं और 5 सीटों पर वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी आगे चल रही है। हमने अपना जो बढ़त बनाया था एक सीट पर, उस बढ़त को वो गंवा चुका है। और आपको हम बता दें कि हमने पहले ही इस बात के बारे में बताया था कि जीतन राम मांझी इमामगंज से चुनाव हार सकते हैं, जो होता हुआ दिख रहा है। सतह पर जब परिणाम आ रहे हैं तो धीरे धीरे हमारी बातें यह स्थापित होती हुई जा रही हैं। जैसे जैसे चुनाव परिणाम आगे के दौर में है, मतगणना के दौर जारी है, वैसे वैसे हमारे एग्जिट पोल के नतीजे भी धीरे धीरे स्थापित होते जा रहे हैं। हमने पहले आपको बताया था कि जाप पप्पू यादव खाता नहीं खोल पाएंगे, आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा खाता नहीं खोल पाएंगे। स्थितियां तमाम वैसी ही होती हुई दिख रही हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना लीड जदयू के साथ भी एक बढ़त बनाता दिख रहा है। 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और अभी जो टैली आई है उसमें 50 सीटों पर जदयू आगे चल रही है। तो आप देख लें कि 17 सीटों का भारतीय जनता पार्टी ने एक लीड एस्टैब्लिश कर लिया है कंचन। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि जिन सीटों के बारे में हमने सीट दर सीट चर्चा की थी, उन तमाम सीटों पर नतीजे मिला जुला कर वही निकलकर सामने आ रहे हैं। चंद्रिका राय के बारे में हमने अब से थोड़ी देर पहले बात की थी कि चंद्रिका राय परसा से पीछे चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चंद्रिका राय ने आखिरी समय में राजद छोड़कर जदयू का दामन थामा था। चंद्रिका राय लालू प्रसाद यादव के समधी हैं, ऐश्वर्या राय के पिता हैं और उन्होंने नीतीश कुमार से हाथ मिलाया था। और जब चंद्रिका राय के चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार मंच पर पहुंचे थे तो लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, नीतीश कुमार का विरोध किया गया था। वो चंद्रिका राय पीछे चल रहे हैं परसा से। तो यह एक महत्वपूर्ण खबर। पप्पू यादव ने जो वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं और मधेपुरा से काफी महत्वपूर्ण सीट यह मानी जाती है। हमने पहले भी बताया था कि पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव हार सकते हैं और वही होता हुआ दिख रहा है। 67-50 पर भाजपा और जदयू का आंकड़ा है, 64 और 25 पर राजद और कांग्रेस का आंकड़ा है। और जिस तरीके से वीआईपी 5 सीटों पर आगे है, सीपीआई 3 सीटों पर आगे है, सीपीआईएम 4 सीटों पर आगे है, सीपीआईएमएल 13 सीटों पर आगे है। तो कुल अगर हम बात कर लें तो 20 सीटों पर वामपंथी दल आगे बढ़ते हुए दिखाई
दिखाई दे रहे हैं। अभी तक पटना साहिब सीट से नंद किशोर यादव पीछे चल रहे हैं। प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस के, वो वहां पर उन्होंने बढ़त बना रखी है। अब आगे आने वाले और दौर में हम देख सकते हैं कि क्या नंद किशोर यादव प्रवीण कुशवाहा से जो पिछड़े हैं वो अपनी बढ़त को बना पाते हैं या वहां के नतीजे कैसे निकल कर आते हैं। लेकिन मिलाजुला कर स्थिति यही है कंचन, 122 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है, 108 सीटों पर राजद गठबंधन आगे चल रहा है। तो अभी भी टक्कर जो है कांटे का है, लेकिन यहां पर तमाम सर्वे से विपरीत जाते हुए जो जनता के परिणाम अब ईवीएम से निकलकर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, तो तमाम स्थितियां वीआईपी न्यूज के एग्जिट पोल के हिसाब से ही स्थापित होती हुई दिख रही हैं। एनडीए 122 और महागठबंधन 108 सीटों पर आगे है। कंचन। बिल्कुल कुंदन जी, देखा जाए तो अब समय मतगणना का है और देखने का है कि बिहार के दिल में काबा। कुंदन जी, सबसे बड़ी बात है कि पटना साहिब से यहां पर कहीं ना कहीं नंदकिशोर को काफी उम्मीदें थी, लेकिन नंदकिशोर यहां पर पीछे नजर आ रहे हैं और पटना साहिब से कांग्रेस यहां पर आगे नजर आ रही है। वहीं जमुई की बात करें तो जमुई से श्रेयसी यहां पर पीछे चल रही है। अपने आप में एक कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है, चाहे फिर बात यहां पर पटना साहिब की हो या फिर जमुई की हो। देखिए कंचन, पटना साहिब का जो सीट है यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है। नंदकिशोर यादव पथ निर्माण मंत्री रहे हैं मौजूदा मंत्रिमंडल में भी, और नंदकिशोर यादव की वहां पर पटना साहिब सीट पर बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। और आंकड़ों के लिहाज से अगर बात कर लें तो नंदकिशोर यादव के पटना साहिब सीट की बात अगर बता दें तो जिन सीटों पर नंदकिशोर यादव या जिन मतदान केंद्रों पर नंदकिशोर यादव की पकड़ रही है, वहां के ईवीएम्स की अभी काउंटिंग नहीं शुरू हुई है। यह मार्जिन अगर लगभग 9 से 10 हजार के आसपास का भी जाता है, लेकिन जब नंदकिशोर यादव के इलाकों में, जिन इलाकों में उनकी पकड़ पहुंच और पैठ मजबूत रही है, उन इलाकों के ईवीएम खुलेंगे तो यह मार्जिन कम होगा और धीरे धीरे अंतिम के दौर में जाकर यह नंदकिशोर यादव वहां से आगे निकलेंगे। और हम आपको पहले ही एक जानकारी दे दें कि जो हमारे आंकड़े हैं और जो हमारा अनुमान है, उन अनुमानों के मुताबिक नंदकिशोर यादव लगभग 6 से 7 हजार मतों से अपने विधानसभा सीट से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन चूंकि ईवीएम की काउंटिंग के दौरान इलाकावार जब गणना होती है, मतगणना की जाती है, तो उसमें अलग अलग इलाकों से शुरू किया जाता है। तो अभी उन इलाकों की मतगणना नहीं हुई है जिन इलाकों में नंदकिशोर यादव की पकड़ पहुंच और पैठ मानी जाती है। कंचन, और अगर जमुई की बात कर लें तो श्रेयसी सिंह के साथ भी वही कुल स्थिति है। अभी जमुई में और पटना साहिब में मतगणना के कई राउंड और होने हैं, लेकिन उन राउंड के बाद थोड़ी बहुत स्थितियां बदलती हुई भी दिखेंगी। कंचन, पर देखा जाए कुंदन जी तो मुकेश साहनी आगे चल रहे हैं। वहीं अगर हम राघोपुर सीट की बात करेंगे तो राघोपुर से यहां पर तेजस्वी आगे चलते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए राघोपुर से अच्छी खबर, तेजस्वी यहां पर आगे चलते हुए नजर आए। राघोपुर में खास तौर पर अगर हम बात करें तो तेजस्वी को लेकर लोगों के अंदर एक खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देखने को मिला था। देखिए कंचन, इस बार के चुनाव में 5 चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए थे। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया गया था, एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, पीडीए पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, एसडीपीए तीसरे मोर्चे की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को प्रोजेक्ट किया गया था, और प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी यह अपने आप को मुख्यमंत्री के चेहरे पर प्रोजेक्ट की थी। और हमने पहले ही इस बात की जानकारी दर्शकों को दे दी थी कि इन 5 में से नीतीश कुमार चूंकि वो नॉमिनेटेड मेंबर होके विधान परिषद तक पहुंचते हैं, वह चुनाव सीधा विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत नहीं आजमाते, तो जाहिर सी बात है इन 4 मुख्यमंत्री के चेहरों में तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा और पुष्पम प्रिया चौधरी में 3 के हारने की चर्चा हमने पहले ही कह दी थी। और हमने इस बात की भी चर्चा पहले कर दी थी कि तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव जीत सकते हैं, और वही स्थिति बनती हुई दिख रही है। और बाकी के मुख्यमंत्री के तीनों चेहरे, वो पप्पू यादव हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या पुष्पम प्रिया चौधरी, यह तीनों चुनाव हार जाएंगी या हार सकती हैं, यह स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। कंचन, बिल्कुल, जिस तरीके से यहां पर अगर देखा जाए साफ तौर पर रुझानों में कहीं ना कहीं एनडीए काफी ज्यादा आगे चल रही है। वीआईपी न्यूज ने जो अपना एग्जिट पोल दिखाया था कुंदन जी, उस एग्जिट पोल यहां पर सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल कंचन, अभी के जो आंकड़े हैं 126 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, 103 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है और अन्य 14 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो इन तमाम आंकड़ों पे अगर नजर डालें तो हमने पहले भी कहा था कि एनडीए 120 से 130 सीटों के बीच में होगा और अभी मौजूदा जो फिगर है वह 125 सीटों पर आ गया है। महागठबंधन 100 से 110 सीटों पर होगा, जो कि 103 का आंकड़ा आपको दिख रहा है। 103 के आंकड़े पे महागठबंधन है, 125 के आंकड़े पे एनडीए गठबंधन है। तो आप कुल मिलाकर तस्वीरें देख लें। तस्वीरें वीआईपी न्यूज ने अपने दर्शकों को सर्वे के चुनाव के पहले, जब 28 तारीख को चुनाव का पहला चरण होना था, तो हमने इसके लिए 26 तारीख को जो सर्वे दिखाया था, जिसमें हमने 72 लाख लोगों से सैंपलिंग के जरिए सर्वे कराए थे, और उसके बाद जब हमने 7 तारीख को एग्जिट पोल दर्शकों को दिखाया था, तो नतीजे हमने जो बताने की कोशिश की थी, जो जनता को समझाने की कोशिश की थी, अब मतगणना के बाद नतीजे बिल्कुल वही के आसपास फिट होते हुए दिख रहे हैं। हमने जो एक ब्रैकेट दिया था 120 से 130 का, उसी ब्रैकेट में एनडीए का फिगर जा रहा है। अभी मौजूदा समय में एनडीए 126 सीटों पर आगे चल रही है। हमने बताया था 100 से 110 सीटों पर महागठबंधन का आंकड़ा होगा। महागठबंधन अभी 102 सीटों पर चल रहा है। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी अपने लीड को एस्टैब्लिश करते हुए 70 सीटों पर आगे चल रही है। जदयू 50 सीटों पर आगे है, वीआईपी 6 सीटों पर आगे चल रही है, राजद 59 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 23 सीटों पर आगे चल रहा है, सीपीआई 3 सीटों पर आगे है, सीपीआईएम 4 सीटों पर आगे चल रही है और सीपीआईएमएल 13 सीटों पर आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर वामपंथी दलों के जिम्मे उनके खाते में 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, आरजेडी के खाते में 59 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और कांग्रेस के खाते में 23 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। आरजेडी को एक बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जदयू को भी नुकसान होता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस को भी थोड़ा मार्जिनल लॉस दिख रहा है। लेकिन अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी एक सब्सटेंशियल लीड की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। कंचन, बिल्कुल, अगर यहाँ पर हम बात करें इस्लामपुर यानी एक सीट की, अगर कुंदन जी बात करेंगे तो यहाँ इस्लामपुर से आरजेडी आगे दिख रही है। पीपर केसरिया की बात करेंगे तो बीजेपी को बढ़त मिल रही है। वहीं हसनपुर एक महत्वपूर्ण सीट जहां से तेज प्रताप आगे दिख रहे हैं। बिल्कुल, तेज प्रताप यादव भी जब पिछली सरकार बनी थी, 18 महीनों की सरकार बनी थी महागठबंधन की, जिसमें जदयू, राजद और कांग्रेस शामिल थी, उसमें तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। लालू यादव के बड़े पुत्र हैं और इनकी पत्नी ऐश्वर्या राय, जो कि अभी तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन है, इनके ससुर चंद्रिका राय वह परसा से लड़ रहे। तेज प्रताप यादव खुद हसनपुर से आगे चल रहे हैं। तो इन तमाम सीटों की भविष्यवाणियां हमने पहले ही कर रखी हैं। तेज प्रताप यादव हसनपुर से, राघोपुर से तेजस्वी यादव, यह दोनों चुनाव जीतकर अगले विधानसभा में पटना पहुंचने वाले हैं। जनता इन दोनों को अपना विधायक बनाकर भेजने वाली है। कंचन, बिल्कुल, अगर देखा जाए यहाँ पर गोपालगंज में भी यहाँ पर कहीं न कहीं देखा जाए तो महागठबंधन को यहाँ झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। हाजीपुर की अगर हम बात करेंगे कुंदन जी, तो हाजीपुर में भी यहाँ पर एनडीए को ही बढ़त मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल, सीट दर सीट कंचन, जो हमने जनता को, दर्शकों को बताया था, सीट दर सीट तमाम बातें वीआईपी न्यूज ने जो बताने की कोशिश की थी, हमने जमीनी हकीकत को नापा था। हमारे संवाददाताओं ने, हमारी पूरी टीम ने, हमारे सागर मिश्रा, के राणा, इन तमाम लोगों ने, हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन, हमारे वरिष्ठ संपादक मधुरशील, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा, इन तमाम लोगों ने जिस तरीके से पूरे बिहार का दौरा किया है और इस दौरे में जो जनता की नब्ज को पकड़ने की, जानने की और समझने की हमने कोशिश की थी, वो बिल्कुल सटीक निशाने पर बैठा है। देखिए कंचन, रोग होते हैं, लेकिन एक सही हकीम वही होता है जो नब्ज पकड़कर सही रोग का आकलन कर ले और मरीज को सही दवाई देकर उसे, मरीज को भला चंगा कर दे। वही काम वीआईपी न्यूज ने करने की कोशिश की है। हमने जनता के नब्ज को छूकर उन्हें समझने की कोशिश की है, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की है। क्या विकास के वादे के आगे 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा क्या रंग लाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख रोजगार देने की जो बात की थी, वह जनता के गले तक कितना उतर पाता है? ये तमाम चीजों का हमने आकलन दिखाने की कोशिश की थी। जमीनी हकीकत शराबबंदी की क्या है, वह भी हमने दिखाने की कोशिश की। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना, जिसके अंदर नल जल योजना थी, इन तमाम चीजों का हमने जमीनी स्तर पर जाकर जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश की थी।
जिस तरीके से हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था, उस स्टिंग ऑपरेशन में हमने दिखाया था कि किस तरीके से नल जल योजना के तहत ठेकेदार को बंधक बनाकर कमीशन के पैसे मांगे जाते हैं और 2 दिन के बाद कमीशन के पैसे मिलने के बाद मुखिया के द्वारा ठेकेदार को रिहा किया जाता है। ये तमाम चीजों को हमने दिखाने की कोशिश की थी, जनता के नब्ज को समझने की कोशिश की थी और उसी का परिणाम है कि जो एग्जिट पोल हमने बताया था, जो एग्जिट पोल हमने दिखाया था, वह एग्जिट पोल बिल्कुल हकीकत बनकर धरातल पर उतरता हुआ दिख रहा है और जिस पर जनता ने भी मुहर लगा दी है। ईवीएम से जो परिणाम निकलकर आ रहे हैं, वीआईपी न्यूज के एग्जिट पोल को हूबहू 100% हमारा दावा सही करते हुए बताया जा रहा है। कंचन, बिल्कुल। कुंदन जी, इसी बीच यहाँ रुकते हैं और बात कर लेते हैं झारखंड की। जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, झारखंड के उपचुनावों को लेकर भी यहाँ पर बात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड उपचुनावों को लेकर बड़ी खबर, मतगणना लगातार जारी। दुमका से झाबुआ के बसंत सोरेन 1075 वोट से यहाँ पर आगे चल रहे हैं। तो झारखंड उपचुनावों को लेकर बड़ी खबर, बेरमो से कांग्रेस के अनूप सिंह 3837 मतों से आगे चल रहे हैं। चौथे राउंड की गिनती के बाद पीछे हुए हैं लुइस मरांडी। जीत हार का फैसला दोपहर बाद यानी 2 बजे तक होने की संभावना। बड़ी खबर, 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड उपचुनावों को लेकर भी यहाँ पर मतगणना जारी है। झारखंड के लिए भी बड़ा अहम दिन। दुमका से झाबुआ के बसंत सोरेन 1075 वोटों से आगे चल रहे हैं। बेरमो से कांग्रेस के अनूप सिंह 3837 मतों से आगे चल रहे हैं। तो जीत हार का फैसला 2 बजे तक होने की संभावना। झारखंड से बड़ी खबर, 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, झारखंड उपचुनावों की मतगणना भी जारी है। दुमका से झाबुआ की बसंत सोरेन की बात करें तो 1075 वोट से आगे चल रहे हैं। कुंदन जी, देखिए कंचन, आपको बता दें कि दुमका में 18 राउंड की काउंटिंग होनी है और बेरमो में 17 राउंड की काउंटिंग होनी है। और बेरमो से जहां पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के बेटे कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था, वहीं दुमका में हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से चुनावी मैदान में है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो दुमका से भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर लुइस मरांडी चुनावी मैदान में है, जो रघुवर दास सरकार में मंत्रिमंडल में भी शामिल थी। और बाटुल, सत्येंद्रनाथ बाटुल बेरमो से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। हमने अपने एग्जिट पोल में इन दोनों सीटों के बारे में भी बता दिया था कि दोनों सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। दुमका से बसंत सोरेन चुनाव जीत सकते हैं और दूसरी तरफ कुमार जयमंगल बेरमो से चुनाव जीत सकते हैं। 7वें राउंड की गिनती के बाद जो बेरमो से खबरें आ रही हैं कि बेरमो से लगभग 3800 से ज्यादा वोटों से कुमार जयमंगल आगे चल रहे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के बाटुल से, और दूसरी तरफ बसंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर लुइस मरांडी से आगे चल रहे हैं चौथे राउंड के बाद। तो इन दोनों सीटों पर भी महागठबंधन की जीत तय लगभग मानी जा रही है। नतीजे मतगणना के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने कोविड-19 के दौरान झारखंड के लिए काम किया था, मजदूरों को लाने की कोशिश की थी, वो पहली ट्रेन जो कोविड-19 के दौरान मजदूरों के लिए चलाई गई थी वह भी झारखंड आई थी, और पहली फ्लाइट जो मजदूरों को लेकर झारखंड उतरी थी वह भी हेमंत सोरेन के ही इनिशिएटिव से काम किया गया था। हेमंत सोरेन ने कोविड-19 के दौरान जिस तरीके से प्रोएक्टिव होकर काम किया था, बाकी दूसरे राज्यों ने भी हेमंत सोरेन से सबक लेने की कोशिश की थी। उसके बाद जाकर कहीं कोटा राजस्थान से बच्चों को वापसी लाने की बात हुई थी झारखंड के लिए, तो ट्रेनों से, बसों के जरिए, प्राइवेट गाड़ियों में उनके पास बनवाकर हेमंत सरकार ने उन तमाम लोगों को झारखंड लाने की कोशिश की थी। और आपको बता दें कि अभी पिछले दिसंबर में जब हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और अब तक लगभग 10-10.5 महीने का वक्त बीत चुका है, इस दौरान हेमंत सोरेन सरकार 2 महत्वपूर्ण समस्याओं से जूझती रही। शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार सरकारी आर्थिक तंगी का दंश झेलती रही, और उसके बाद 22 मार्च से अगर बात कर लें तो देश जनता कर्फ्यू के बाद 24 मार्च से लॉकडाउन की तरफ चला गया, और लॉकडाउन के दौरान झारखंड के विकास की तमाम योजनाएं जो थी वह जहां की तहां बंद हो गई, धरातल पर उतर नहीं सकी। इन तमाम बातों को हेमंत ने जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश की थी, और जाहिर सी बात है हेमंत सोरेन ने जो एक अपने
मिलनसार होने की छवि, एक जनता को प्रोएक्टिव सीएम होने की छवि जो जनता के बीच में पेश की थी, उसका फायदा महागठबंधन को यहां होता हुआ दिख रहा है। और दूसरी तरफ अगर बेरमो में की बात कर ले तो बेरमो में भी राजेंद्र सिंह जो पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे, काफी दबंग और काफी महत्वपूर्ण नेता माने जाते थे और खास करके कोयला मजदूरों के बीच में उनकी बहुत अच्छी पकड़ पैठ और पहुंच मानी जाती है। इसका फायदा कुमार जयमंगल को मिलता हुआ दिख रहा है। इंटक के काफी बड़े नेता रहे थे राजेंद्र सिंह के निधन के बाद कुमार जयमंगल को इंटक का नेता बना दिया गया था और ऐसे में उन्होंने अपने पिता के विरासत को अच्छी तरीके से संभालने का काम किया था और यहां भी माना यह जा रहा था कि टक्कर होगी, लेकिन कुमार जयमंगल इस सीट को जीत कर लेके चले जाएंगे। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से दुमका में कैंप किया था, वहां जनता के बीच में अपनी पहचान को और अपने किए गए काम को बताने की कोशिश की थी। चौक चौराहों पर चाय पीते नजर आए थे और खास करके दुमका से हेमंत सोरेन का बहुत पुराना वास्ता रहा है। पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में बरहेट और दुमका दोनों विधानसभा सीटों से हेमंत सोरेन जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद उन्होंने दुमका सीट से अपना त्याग पत्र दे दिया था, जिसकी वजह से यह उपचुनाव आयोजित कराए गए हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस सीट से हेमंत सोरेन जीत चुके हैं वह सीट कहीं ना कहीं उनके परंपरा में, उनके विरासत में और झारखंड मुक्ति मोर्चा का संथाल परगना में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। संथाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा को हिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट शेयर में और उनके वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काफी कोशिश की थी। पिछले रघुवर सरकार में भी इस बात की काफी कोशिश की गई थी। आपको एक बात और याद दिला दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियां शुरू हुई थी तो उस समय पहली रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संथाल परगना से ही शुरू की थी और भारतीय जनता पार्टी का यह मानना था, उनके थिंक टैंक्स का यह मानना था कि अगर संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने में कामयाब होती है तो सत्ता तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। और पिछले विधानसभा चुनाव में रघुवर सरकार के दौरान यह नारा दिया गया था अब की बार 60 पार, लेकिन वो संभव नहीं हो सका क्योंकि संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी सेंध नहीं लगा सकी और बाकी दूसरे इलाकों में आजसू के साथ उसका समझौता नहीं हो सका था। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी तरफ अगर बेरमो की फिर से बात कर ले तो आजसू के साथ भारतीय जनता पार्टी ने समझौता किया था और सुदेश महतो ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात की थी और आजसू के कार्यकर्ताओं ने भी बेरमो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके समर्थन में जनता के बीच में जाके चुनावी प्रचार किया था और बाटुल के समर्थन में वोट की अपील की थी। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत की जो भविष्यवाणी वीआईपी न्यूज की टीम ने पहले की थी, उन भविष्यवाणियों पर भी मुहर लगती हुई दिख रही है। कंचन। बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है यहाँ पर झारखंड उपचुनावों को लेकर तो हमने बात कर ली। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर बिहार से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अब तक 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। आपको बताते चले कि गोरखा से बीजेपी के ज्ञानचंद माझी आगे चल रहे हैं, एकमा से जेडीयू की सीता देवी आगे चल रही है, माझी से सीपीआई के यहाँ पर सत्येंद्र यादव आगे चल रहे हैं। तो वहीं सोनपुर की बात करेंगे, सोनपुर से बीजेपी के विनय सिंह आगे चल रहे हैं, मंडौरा से राजद के जितेंद्र राय आगे चल रहे हैं। रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी पर दबदबा देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 1 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कोरोना गाइडलाइन की वजह से देरी की संभावना भी जताई जा रही है। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर कुंदन जी की तरफ जाना चाहूंगी। कुंदन जी, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि 1 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोरोना गाइडलाइन की वजह से देरी की संभावना भी जताई जा रही है। कुंदन जी, देखिए कंचन, कोविड-19 जो कि विश्वव्यापी महामारी है और इस पैंडेमिक के बीच में अगर हम बात कर लें तो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होंगी जिन्हें देखना होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव आयोजित किया गया और बिहार में बिहार विधानसभा के चुनाव आयोजित किए गए। क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है, अगर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हम विकसित देशों की तुलना नहीं कर सकते। हम विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं और ऐसे में विकासशील देश की श्रेणी में आने की वजह से जो कोविड-19 के दौरान बिहार में अगर चुनाव आयोग ने चुनाव कराने का निर्णय था
तो यह कहीं न कहीं आप एक तरीके से कह सकते हैं नीतीश कुमार की रजामंदी थी इसमें चुनाव आयोजित कराने में। और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए थे, एसओपीज जारी किए थे, उन एसओपीज के मुताबिक तमाम मतदान स्थलों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जानी थी, मास्क की व्यवस्था की जानी थी, हैंड ग्लव्स की व्यवस्था की जानी थी। हर मतदाता को मतदान केंद्र तक मतलब और क्या मायने हो सकते हैं इसके, क्योंकि यहाँ पर लगातार यहाँ पर जारी है मतगणना और ऐसे में बीच में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की तरफ से, इसके क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ सकते हैं? देखिए कंचन, आपको इसके पहले एक और जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से खुफिया एजेंसियों को, आईबी को और बाकी तमाम निगरानी विभाग को जिस तरीके से जानकारियां मिल रही थी कि एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित होकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच में उन्माद और द्वेष फैल सकता था, क्योंकि नतीजे जो हैं बिल्कुल उलट आ रहे हैं। हमने जो नतीजे दिखाए थे, हमारे नतीजों पर जनता ने तो मुहर लगा दी थी, लेकिन बहुत सारी बाकी दूसरे सर्वे कंपनियों, सर्वे एजेंसियों के नतीजों के मुताबिक बहुत सारे गठबंधनों के लोग उत्साहित नजर आ रहे थे और आशंका यह जताई जा रही थी कि राजनीतिक परिणाम जो चुनाव आयोग के द्वारा आखिरी में जारी किए जाएंगे, उसके बाद स्थिति हो सकती है शांति और सौहार्द बिगड़ सकता है, राज्य में कानून व्यवस्था में संकट पैदा हो सकता है। इसके लिए कल तमाम जिला अधिकारियों को, आईजी को, डीआईजी को, तमाम विभागों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे और तमाम जगहों पे पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए मुस्तैद रहने का आदेश दे दिया था। यह एक पहली जानकारी आपको दे रहा हूं कि कहीं भी राजनीतिक परिणाम अगर विपरीत आते हैं तो राज्य में हिंसा की आशंका जताई जा रही थी खुफिया विभाग और निगरानी विभाग के द्वारा। दूसरी जानकारी अब आपने जो अभी दी कि 1 बजे निर्वाचन आयोग के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। हो सकता है कोविड-19 की वजह से चुनाव परिणामों में देरी विलंब हो सकती है। अब इन दोनों जानकारियों को मिलाकर मैं एक निष्कर्ष आपको बता रहा हूं कि चुनाव परिणामों में देर होने से महागठबंधन के राजनीतिक कार्यकर्ता और समर्थक विद्वेषित हो सकते हैं, उद्वेलित हो सकते हैं, उन्मादित हो सकते हैं और शायद इसी के स्पष्टीकरण के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है कि कोविड-19 के एसओपी को फॉलो करने की वजह से काउंटिंग में, मतगणना में विलंब हो रहा है। हर एक राउंड को धीरे धीरे इनके एसओपी को फॉलो करते हुए ही तमाम काउंटिंग्स की जा रही है, क्योंकि ईवीएम को सैनिटाइज करके ही काउंटिंग की जा रही है। तमाम मतगणना कर्मियों को आइसोलेट करके उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा के ही ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि उतनी तेजी मतगणना नहीं हो पाएगी जितनी तेज अमूमन हुआ करती है। ऐसे में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा इसमें घालमेल का आरोप लगाया जा सकता है। इसमें अगर नतीजे विपरीत आ रहे हो तो अलग तरीके से विवाद फैल सकता है। इन तमाम चीजों को स्पष्ट करने के लिए ही निर्वाचन आयोग ने अभी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया हुआ हो सकता है। यह हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, लेकिन मुख्य वजह क्या है, असली वजह क्या है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मालूम हो ही जाएगा। लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, पूरा बिहार प्रशासनिक अलर्ट पे रख दिया गया है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। तमाम जिला अधिकारियों को, एसपी को, प्रमंडलीय आयुक्त को, आईजी को, तमाम लोगों को अलर्ट मोड में जाने को कह दिया गया है। कंचन। बिल्कुल कुंदन जी, तो बिहार विधानसभा 2020 के लिए राज्य की जनता अपना जनादेश को वोटिंग मशीनों में दर्ज करा चुकी है और अब समय आ गया है यहाँ पर जनादेश की क्यारियों से यहाँ पर नतीजे निकलना, यानी कि किसके हाथ में यहाँ पर इन क्यारियों से फूल मिलेंगे और किसको मिलेंगे कांटे, ये फैसला होना बाकी है। यानी क्या चल रहा है और क्या चल रहा था बिहार के दिल में, ये तमाम तस्वीरें कुछ ही देर में यहाँ पर साफ हो जाएंगी। फिलहाल यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कुछ और खास रुझान।